ये बाय द पीपुल बताना था। तो फॉर द पीपुल कल मैं बताया था जनता के लिए शासन। तो जनता के लिए शासन का मतलब ये होता है कि इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले चीज होता है कि जैसे मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। ये बता दें, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, ये सब लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। और फिर इसके बाद दूसरा बात इसे बताया था कि मानव संसाधन का उचित विकास होना चाहिए। मानव संसाधन के उचित विकास का मतलब होता है कि जो जिस लायक है, भाई हमें कहते कोई मास्टर बनने लायक है तो मास्टर बन जाए। कितने लोग देखिए गांव देहात में यही सोचते हैं कि हमको टीचर बना दिया जाता। गांव में ऐसे भी लोग होते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य है प्राइमरी का टीचर बनना। सबके गांव में मिल जाएंगे लोग, उनसे पूछेंगे आपकी क्या इच्छा है, तो मैं टीचर बन जाता बस। तो हमें कहते हैं वो व्यक्ति जो जीवन में सोचा है और मान लीजिए वास्तव में वो टीचर बनने लायक है तो उसको आप टीचर बना दीजिए। तो मानव संसाधन का उचित विकास होना चाहिए। और तीसरा चीज मैं उस दिन बताया था कल कि जैसे मानव संसाधन का उचित विकास हो गया तो उसके बाद व्यक्ति क्या चाहता है कि भाई हमको तकनीकी शिक्षा मिल गया। कोई मान लीजिए बीटेक कर लिया, कोई मान लीजिए हमें कहते हैं कि कोई एमबीबीएस कर लिया, तो व्यक्ति क्या चाहता है। भाई हमें कहते हैं अब आप ही लोग हैं, मान लीजिए आईएएस अधिकारी बन गए, 5-7 साल नौकरी किए, फिर जीवन में इच्छा हुआ कि चलो हम बीटेक किए हैं, कुछ अच्छा सा कंपनी खोलें, कुछ और देश के लिए अच्छा करें। तो कोई जरूरी तो है नहीं। अब मान लीजिए आप गांव में अच्छा से सॉफ्टवेयर कंपनी खोले कि चलो यहीं पर आसपास के लोगों को हम रोजगार देंगे। तो कम से कम कानून व्यवस्था ऐसी हो कि जिससे सभी लोगों को वहां पर जो है वह देखा जाए तो मान लीजिए शांति व्यवस्था अच्छी हो, अच्छा से जो है वह व्यवस्था चल सके, कहीं न कहीं लोग जो है अपना वाणिज्य व्यापार जो है कर सके। पता चले कि आप जो है वो छोटा छोटा एटीएम मशीन लगाए, लोग ट्रैक्टर पर एटीएम मशीन रख के लेके चले गए। देखते तो हैं इलाहाबाद में जैसे मंफोटगंज का एचडीएफसी का एटीएम जो है 8-10 साल पहले गायब हुआ था, पूरा मशीन ही गायब हो गया। आज तक मिला ही नहीं कि वो मशीन गया कहां। पहले लोग खोलने का प्रयास किए, नहीं खुला तो लेके चले गए कि घर पे चल के खोलेंगे। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि ये सोचिए कि अब व्यक्ति जो है क्या वो बिजनेस करेगा। तो ये तीनों चीजें जो है वो देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर द पीपुल। और बाय द पीपुल का मतलब होता है जनता द्वारा शासन का मतलब, जैसे कल मैं बता रहा था कि जनता स्वयं तो शासन कर नहीं सकती, लेकिन कम से कम जो है ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे जनता की भागीदारी बढ़ सके। जैसे पंचायती व्यवस्था, स्थानीय शासन को मजबूत करना, स्थानीय शासन को अधिकार देना, सूचना का अधिकार लागू करना, लोगों को शिक्षित करना, सब लोगों को मत देने का अधिकार देना, सब लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार देना, सरकार की आलोचना करने का अधिकार देना। यदि इस तरह की मनोभावना देश में पाई जाती है तो उस बात को हम लोग बोलते हैं बाय द पीपुल, जनता द्वारा शासन। लिख दीजिए 2 लाइन। इसके तहत नागरिकों को उचित सहभागिता दिया जाता है। इसके तहत नागरिकों को उचित सहभागिता दिया जाता है। जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, जवाबदेही प्रशासन, विकेंद्रीकरण आदि को बढ़ावा। ठीक है। तो जब कभी कोई प्रश्न कथन कारण का लिखेगा तो ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, इन तीनों को समझ के कथन कारण पढ़ के टिक लगाइएगा। कल फिर इसका परिभाषा भी बताया था आप लोगों को। अब परिभाषा बताया था तो उसमें मैं बताया था कि हम लोगों को जो है वो देखा जाए तो ये जो सीमित अर्थ है इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए।
लोकतंत्र जैसे मान लीजिए कुछ लिखेगा कथन में, अब चूंकि दबाव रहता है एग्जाम में, तो पढ़ते समय वो लिख देगा कि लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें संसद, राजनीतिक दल, चुनाव, इस तरह की बातें पाई जाती हैं। गलत बात। लोकतंत्र केवल व्यवस्था नहीं, साधन नहीं। तो कल बताया था कि ये हम लोगों को पढ़ कर टिक नहीं लगाना है, व्यापक अवधारणा को पढ़ के टिक लगाना है। और कुछ लिखे तो उसको व्यापक सोच में देखना है, और उसी को कल समझाने के लिए मैं बताया था राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक लोकतंत्र समझाया था। एक तो यहां से प्रश्न हम लोग को पढ़ना है। अब जैसा समझिए, तो कल ये सब बताया था। अब इसमें मैं बताया था कि एक चीज लोकतंत्र में हम लोग को ये पढ़ना है कि ये वाला बता रहा था, कहीं कर दिया, चलिए ठीक। लोकतंत्र के सिद्धांत पढ़ना है। तो लोकतंत्र के सिद्धांत में ये जो है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र, इसको समझना है, क्योंकि ये तीन ही मॉडल हैं। ये परंपरागत मॉडल है, ये ट्रेडिशनल है, और ये कंटेम्प्रोरी है। तो ये दो ही चीज हैं, हम लोग को उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता क्या है, इसके बारे में समझना है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, तो देखिए पहले समझाता हूं। जैसे कल बता रहा था कि ये जो जनता है, जनता प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और कल बताया था कि प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, और ये प्रतिनिधि जो है सामान्यतः दल के सदस्य होते हैं, दल के सदस्य होते हैं, और दल के सदस्य होते हैं। तो ये जो दल है जो बहुमत में रहता है वो सरकार बनाता है, और जो दल जो है अल्पमत में होता है वह विपक्ष में बैठता है। और ये जनता है, जनता का समग्र प्रतिनिधित्व संसद करती है। कल बताया था कि संसद में जो है संसदीय प्रक्रिया चलती है, संसद में संसदीय प्रक्रिया चलती है। जैसे हम लोग पढ़े थे प्रश्नकाल, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रस्ताव, जैसे पढ़े थे संकल्प, जैसे हम लोग पढ़े थे मान लीजिए विधेयकों पर चर्चा, विधेयक। तो इन सब चीजों के माध्यम से देखा जाए तो ये सरकार को जो है वो हम लोग नियंत्रित करते हैं। सरकार को नियंत्रित करके सरकार को जो है उत्तरदायी बनाते हैं, संवेदनशील बनाते हैं। इसी चीज को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और ये जो प्रतिनिधि हैं, ये प्रतिनिधि जो है कड़ी का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है। जैसे भारत में है, अधिकांश देशों में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र ही पाया जाता है। अब लिखिए कि भारत में कौन सा लोकतंत्र, तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र टिक लगाइएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक पर चर्चा, जितने भी पढ़े थे आप लोग, समितियां, सब। अब समझिए, अब इसके बारे में 4-5 लाइन आपको ध्यान रखना है, इसी के नीचे नोट करके लिख दीजिए। प्रतिनिधि के ऊपर हमने लिखा है कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कई मान लीजिए लिखे कि प्रतिनिधि जो है जनता और सरकार के मध्य कड़ी की भूमिका निभाते हैं। सही बात है। अब पेपर तो बनाया था, उसी पेपर को आप लोगों को जो है उसी क्वेश्चन बुकलेट में डलवाऊंगा आज। अब मजबूरी है, क्या किया जाए, क्लास चलता तो वही
टेस्ट होता। चलिए नीचे नोट करके लिखिए। नोट में पहला चीज नंबर 1 देखिए, संप्रभुता जो है जनता में सिद्धांत निवास करती है, लेकिन व्यवहार में प्रतिनिधि के माध्यम से शासन किया जाता है। इसका मतलब कि सिद्धांत में जनता संप्रभु है। मैं कहूं कि भारत में संप्रभु कौन है? जनता। लेकिन कानून का निर्माण कौन करेंगे? जनता के प्रतिनिधि। नंबर 1, संप्रभुता जनता में सिद्धांत निवास करती है। संप्रभुता जनता में सिद्धांत निवास करती है। संप्रभुता जनता में सिद्धांत निवास करती है। सिद्धांत निवास करती है, लेकिन व्यवहार में प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन व्यवहार में प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। व्यवहार में प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। जैसे कानून का निर्माण करना, जैसे कानून का निर्माण करना, इसी प्रकार समझिए। यहां पर जैसे नियमित चुनाव होता है, तो नियमित चुनाव में जनता जो है सार्वभौमिक व्यय मताधिकार का प्रयोग करके सत्ता में परिवर्तन करती है, चाहे वैधता देती है, लेजिटमेसी देती है। आज सार्वभौमिक व्यय मताधिकार का मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब हुआ कि निश्चित उम्र के स्त्री पुरुष जो है मत देने का अधिकार रखते हैं। तो जैसे हम लोग क्या जो है मूल संविधान में ही जो है अनुच्छेद 326 में स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार दिया गया था। तो अनुच्छेद 326 के तहत जो है आप देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से 1950 से, अब व्यवहार में 1952 से ही जो है सार्वभौमिक व्यय मताधिकार हम लोग क्या लागू हो गया। इस व्यवस्था में नियमित चुनाव होता है, जैसे 5 वर्ष पर चुनाव होता है, और जनता जो है सार्वभौमिक व्यय मताधिकार का प्रयोग करके जो है वो देखा जाए तो वैधता देती है। नंबर 2, नियमित चुनाव में जनता सार्वभौमिक व्यय मताधिकार का प्रयोग करके सत्ता में परिवर्तन करती है। नियमित चुनाव में जनता सार्वभौमिक व्यय मताधिकार का प्रयोग करके सत्ता में परिवर्तन करती है। तीसरा बात समझिए, जिसमें बताया कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है, जैसे प्रश्नकाल है, काम रोको प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है। इन सब चीजों के माध्यम से ही सरकार पर दबाव बनाया जाता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, ये भी तो सरकार को दबाव बनाने का तरीका हुआ। जैसे उसमें पढ़ाया था तो बताया था कि भाई विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये चेक करता है कि आपका लोकसभा में या विधानसभा में बहुमत है कि नहीं। तो बहुमत चेक करके क्या दर्शाया जाता है कि भाई बहुमत की सरकार चलनी चाहिए, बहुमत का समर्थन है तभी आपको निर्णय लेने का अधिकार है। तो ये सब सरकार को जो है उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया जाता है, सरकार पर नैतिक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। नंबर 3, इस व्यवस्था में प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव आदि माध्यमों से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है।
इसी का देखिए, और ये जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप है। यही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा, कल मैं बता रहा था जनसंख्या ज्यादा है, व्यवस्था नहीं बन पाएगा। तो ऐसी दिशा में जो है विशाल जनसंख्या है, जिसके कारण जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता है। नंबर 4, यह लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप है, व्यवहारिक स्वरूप है, और एकमात्र विकल्प के रूप में है, एकमात्र विकल्प के रूप में है, एकमात्र विकल्प के रूप में है, एकमात्र विकल्प के रूप में है। क्योंकि विशाल राज्यों में जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि कुछ लिखे कथन कारण में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, तो आप समझ जाए कि नहीं क्या लिख रहा है वो। अब इसी तरह से सहभागी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, अब समझिए, ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधि जो मूलक लोकतंत्र है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की आलोचना करके आया है, की आलोचना करके आया। अब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में जो है सुधार करना चाहता है, और सुधार करना चाहता है। अब सुधार करना चाहता है तो कैसे सुधार करना चाहता है, 2-4 एग्जाम्पल बताता हूं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की आलोचना करके आया और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में सुधार करना चाहता है। अब देखिए क्या सुधार करना चाहता है, जैसा समझिए। यहां पर देखा जाए, समझिएगा बाद में बनाइएगा, क्योंकि बताया था थ्योरी में समझने का ही काम होता है, लिखना तो यह है कि मैं 4 लाइन लिखवा देता हूं, दूसरी बात है भाई। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिनिधि शासन करते हैं। अभी बता रहा था कि प्रतिनिधि शासन करते हैं। अब प्रतिनिधि शासन करते हैं और जनता वोट देती है, और जनता वोट देती है, यही तो है ना। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि बताइए, ठीक है आपने बहुत अच्छा सिद्धांत बताया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर हम लोग वोट देंगे, सार्वभौमिक बेस मताधिकार है, लेकिन ये बताइए कि क्या जनता केवल वोट देने वाली मशीन है? गलती से बटन दब गया तो इसका मतलब 5 वर्ष तक वो परेशान करेगा प्रतिनिधि। रिकॉल सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए ना, बीच में भी तो हम लोग वापस बुला लें कि चलिए अब काम लायक नहीं, चलिए इधर आइए। आपको इसे नहीं भेजा था कि तानाशाही करिएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि जनता वोट देने वाली मशीन नहीं है। ठीक है, भावना में बह के हम लोग वोट डाल दिए, तो इसका मतलब कि प्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए कि नहीं भाई, हमारे प्रति जो है वो देखा जाए, जनता के प्रति हमारा फर्ज बनता है। तो इन लोगों ने कहा कि रिकॉल सिस्टम लागू होना चाहिए, जिससे प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सके। इसी प्रकार देखिए, जितना भी सिद्धांत है तो ये लोग उसमें तर्कसंगत सुधार करना चाहते हैं। 2-4 मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में ये हुआ कि भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं, और कहीं न कहीं न्यायपालिका बन गया निष्पक्ष न्याय होगा,
निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था, यही तो ये लोग कह रहे थे कि निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था होगी। ठीक, अब जैसे यहीं पर समझिएगा ये लोग क्या कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये बताइए, आपने कहा कि न्यायपालिका बन गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बन गया, सब बन गया, सब गरीब व्यक्ति को खूब न्याय मिलेगा, न्यायाधीश जो है निष्पक्षता के साथ न्याय करेगा, जिससे बाद में राजनीतिक पद दिया जाएगा। ये बताइए, इन लोगों ने कहा कि ऐसा है, गरीब व्यक्ति को जो है कहां न्याय मिलता है। गांव में किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसके कहां अधिकारों की चिंता किसी को है। वो नहीं जागरूक है। लेकिन हम कहते हैं कि पुलिस वाला भी उसी को परेशान करता है। वो जाएगा एफआईआर लिखाने के लिए, तो कहां एफआईआर उसका लिखाता है। तो हम कहते हैं, मान लीजिए कि निष्पक्ष न्याय आप मजाक कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि निष्पक्ष न्याय एक तरह से मजाक है, कुछ ऐसा करिए जिससे लगे कि न्याय हो रहा है। इन लोगों ने कहा कि कम से कम निःशुल्क विधिक सहायता तो लागू करिए। निःशुल्क विधिक सहायता, अभी समझ में आ रहा होगा कि क्यों लोकतंत्र में सुधार हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने ये सब मुद्दा उठाया। निःशुल्क विधिक सहायता हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, ग्राम न्यायालय बने, मोबाइल कोर्ट बने। तो इन लोगों ने ये सब मुद्दा उठाया कि भाई ये न्याय है ना, कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बना दिए और उत्तर प्रदेश के गांव से जो है, छत्तीसगढ़ से गांव से कोई सुप्रीम कोर्ट चलेगा, छत्तीसगढ़ से गांव से जो है मुख्यालय में तो जा नहीं पाया, बस्तर के मुख्यालय, तो जो है देखा जाए तो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में न्याय लेने के लिए। क्यों उसके साथ मजाक कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो मान लीजिए हम कहते हैं, इन लोगों ने कहा कि आपने कहा कि ये नौकरशाही है। इन्होंने कहा कि ये नौकरशाही है। नौकरशाही का काम क्या है? अब इन लोगों ने कहा कि नौकरशाही है, तो नौकरशाही, आपने यही तो कहा कि नौकरशाही जो है देखा जाए तो लोगों की सेवा करेगी, नौकरशाही सुरक्षा करेगी। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है नहीं। वास्तव में नौकरशाही नौकर नहीं है, नौकरशाही स्वामी बन गया है। नौकरशाही जन सेवक की भूमिका में नहीं है, बल्कि जनता जो स्वामी है वह नौकर बन गई, और जो नौकरशाही है वो स्वामी बन गया। उल्टा ही चल रहा है सिस्टम। इन लोगों ने कहा कि वास्तव में नौकरशाही प्रशासन के लोगों को जवाबदेह बनाया जाए, प्रशासन को जवाबदेह तथा नैतिक बनाया जाए। तभी इन लोगों को जो है नीति शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। इन लोगों ने कहा कुछ तो पढ़ा लिखा के भेजते, कुछ तो शर्म आती कम से कम, कि गरीब व्यक्ति से 500 रुपया आप घूस ले रहे हैं, वो बेचारा ठीक ढंग से चप्पल पहन के नहीं आया, उससे 500 रुपया आप घूस ले रहे हैं, यही नैतिकता आपकी है। और जो 1500 करोड़ रुपया लेके भाग गया उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। और कोई गरीब व्यक्ति बेचारा 1 लाख रुपया बैंक से कर्ज लेता है, 5 बार उसके घर चक्कर लगाते हैं, यही आपका जो है नौकरशाही है, प्रशासन है। कोई गरीब व्यक्ति 50,000 रुपया लोन लेने जाता है, इतना कागज मंगाते हैं कि अंततः लोन नहीं मिलता है, और उसको 1500 करोड़ रुपया जो है किस बिहार पर लोन दे दिए। तो देखिए, मतलब इन लोगों ने ये सब मुद्दा उठाया कि भाई, तो जैसे इन लोगों ने कहा कि भाई जैसे जातिवाद है, मान लीजिए इन लोगों ने कहा, अरे पढ़िए शांति से, जातिवाद, परिवारवाद, या मान लीजिए सब करिए भ्रष्टाचार। इन लोगों ने व्यवहारिक मुद्दा उठाया कि भाई देखा जाए तो जातिवाद है, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, ये सब बढ़ावा मिलता है, भाई भतीजावाद है, भेदभाव है। तो इन लोगों ने कहा कि ये सब जो है हमारे यहां देखा जाए तो ये चुनाव व्यवस्था में दिखाई देता है। तो इन लोगों ने कहा कि चुनाव व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए, चुनाव व्यवस्था में बहुमत प्रणाली लागू करिए। एफपीपीएस की जगह पर जो है, एफपीपीएस की जगह जो है लिस्ट सिस्टम लागू किया जाए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पढ़ाया था, एफपीपीएस की जगह लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली लागू किया जाए। सूची प्रणाली मतलब बहुमत प्रणाली।
बहुमत प्रणाली लागू किया जाए। इन लोगों ने इस तरह से देखा जाए, मैं तो दो चार बताया आपको, इन लोगों ने पूरा जो है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का खूब समीक्षा किया और कहा कि नियतकालिक चुनाव जो है, जनता 5 साल तक असहाय बैठी हुई है कि फिर 5 साल बाद आएगा तो सरकार हटाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए कि लोकतंत्र देखा जाए तो एक प्रकार से स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र चले। तो इन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, हम लोगों के कहने का मतलब यह है कि चाहे संसद हो, चाहे नौकरशाही हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे निजी संस्थान हो, हर जगह लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाई देना चाहिए, हर जगह जिम्मेदारी दिखाई देना चाहिए। अब ये नहीं कि आप लोग फीस जमा कर दिए, पीटी का सब लोग जमा ही कर दिए हैं, अब मैं भी चाहता, मैं बोला कि आइएगा 10-12 दिन बाद, जाइए आराम करिए, क्या कर लेते आप। लेकिन लगा कि नहीं भाई ये गलत है, कुछ व्यवस्था बनना चाहिए, ये सही नहीं है कि हमने पैसा लिया तो इसका मतलब ये गलत है। 15 दिन 20 दिन, अरे भाई व्यवस्था बनाइए, ऑनलाइन करिए, कुछ करिए, बच्चा लोगों को नुकसान न होने पाए। बच्चा लोग 20 दिन बैठ के क्या करेगा घर पे? अप्रैल में ही सब लोग ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे तो बच्चा कैसे समझ पाएगा? तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग को हर जगह उचितता का ध्यान रखना। नोट करके नीचे लिखिए। कौन? सूची प्रणाली का मतलब इसको बहुमत प्रणाली। बहुमत प्रणाली का मतलब ऐसे सोचिए कि हम लोग क्या 1000 मान लीजिए मतदाता हैं, अब 1000 मतदाता हैं, मान लीजिए 50 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक। अब 50 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 50 वोट पाया, कोई 60, कोई 100, कोई 30, कोई 10, कोई 20, तो कौन विजयी होता है? 100 वाला। तो बताइए 1000 वोट में से 100 वोट पाकर विजयी हो गया। ये कहां का लोकतंत्र है? आप कह रहे हैं बहुमत की सरकार, कहां बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? प्रतिनिधि सबसे ज्यादा वोट पाकर वो प्रतिनिधि बन गया, वही सूची प्रणाली। तो अब इन लोगों ने कहा कि कम से कम इतना तो करिए कि जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो बहुमत का प्रतिनिधित्व कर ले। अरे 1000 वोट में से जो है कम से कम 500 वोट जो पाता है उसको तो विजयी करिए। इससे जातिवाद, संप्रदायवाद सब रुक जाएगा। किसी क्षेत्र में मान लीजिए 1000, सपोज करिए 200 जो है ए जाति का व्यक्ति है, 100 बी जाति का व्यक्ति है, 150 सी धर्म का व्यक्ति है। तो अब ये क्या करता है, जो उम्मीदवार है वो ए जाति के व्यक्ति को ही लुभाने का प्रयास करता है, बाकी लोगों पर ध्यान नहीं देता है। आज जब आप उसको बोल देंगे कि 500 वोट पाएंगे तब विजयी होंगे, तब सब पर ध्यान रखेगा, पूरे क्षेत्र का विकास करेगा। तो ऐसी व्यवस्था बनाइए कि पूरे क्षेत्र का वो विकास करे। क्यों उसको जाति और धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्यों उसको बढ़ावा देने दे रहे हैं? वो 200 लोगों का वोट पाकर क्या करेगा? कोई बोलेगा अभी कि नेताजी जो है आप हमारे जाति के हैं, नेताजी बोलेंगे अब दोबारा बोलना मत। क्यों? क्योंकि वो जातिवाद का प्रचार करेंगे तो 200 लोगों का ही वोट मिलेगा, हार जाएंगे चुनाव। वो लोग मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं विकास को मानता हूं, क्योंकि तभी तो सबका वोट मिलेगा, उनको 500 वोट होगा। नंबर 1 नोट करके नीचे लिखिए, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही जानना है। नंबर 1, संसद नौकरशाही राजनीतिक दल, संसद नौकरशाही राजनीतिक दल तथा निजी संस्थाओं में, संसद नौकरशाही राजनीतिक दल तथा निजी संस्थाओं में, तथा निजी संस्थाओं आदि जगहों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए। आदि जगहों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए। नंबर 2, इन लोगों ने कहा कि भाई जो बहुमुखी विकेंद्रीकरण का मतलब नीति निर्धारण और निर्णय प्रक्रिया नीचे से आरंभ होकर प्रभावी होना चाहिए। नीति निर्धारण का मतलब जिसके लिए नीति बनाई जा रही है, कम से कम एक बार उससे पूछ तो लेते जनता से कि ये जो हम जो पॉलिसी बना रहे हैं आपको कैसा लगता है, आपको क्या चाहिए। आम व्यक्ति बहुत ज्यादा जटिलता नहीं चाहता। देखिए आज वैश्वीकरण में हम लोग का जीवन कितना जटिल हो गया है, आप अपने से अनुभव करिए कितना जटिल हो गया है जीवन।
हम लोग इतना तकनीक का विकास कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन चैन नहीं है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सब अफरा तफरी मचा हुआ है। तो कारण क्योंकि एकदम हम लोग उलझ गए व्यवस्था में। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो आम जनता जिसको सहजता से स्वीकार करे। देखिए, मान लीजिए फ्रांस के व्यक्ति हैं, अमेरिका के व्यक्ति हैं, देखिए जीवन में खूब अपना घूमते फिरते हैं, क्या आनंद उनका, देखिए उनका लाइफ स्टाइल है। हम लोग क्या लाइफ स्टाइल छोड़िए, लाइफ को देखिए, स्टाइल तो बाद में होगा आपका। तो आप देख रहे हैं कारण क्योंकि हम लोगों ने अपनी व्यवस्था, अपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, निर्णय प्रक्रिया को हम लोग ऊपर से थोपने का प्रयास किए। नंबर 2, बहुमुखी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। बहुमुखी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसको मल्टी डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। बहुमुखी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए जिससे नीति निर्धारण तथा निर्णय प्रक्रिया नीचे से आरंभ होकर ऊपर तक प्रभावी बन सके। निर्णय प्रक्रिया नीचे से आरंभ होकर ऊपर तक प्रभावी बन सके, मतलब जनता की सहभागिता, जो सुविधाजनक लगे वो काम करना है। हम लोग क्या, देखिए मान लीजिए मैं देखता हूं, आता हूं, आधार कार्ड बनाने का लाइन रोज, मतलब सोचिए 100 लोग लाइन में लगे हुए हैं। संडे हो चाहे मंडे हो, सुबह सुबह भोर में चले जाइए, 5 बजे लोग लाइन में लगे हुए हैं। कौन सा कार्ड इतना बना रहे हैं? देखिए मान लीजिए फ्रांस हो चाहे अन्य देशों में, देखिए एक कार्ड बनता है, उसी में ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उसी में बैंक अकाउंट भी है, उसी में सब है। हम लोग क्या, व्यक्ति जो है झोले में लेकर कार्ड घूम रहा है, कोई कार्ड गायब ना हो जाए। मैं भी मान लीजिए अपना लेके घूमता रहता हूं, भाई ड्राइविंग लाइसेंस है, ये है, तो बैंक अकाउंट है, तो फला है, तो देखिए तमाम कार्ड बन गया। तो हमें कहते हैं आम जनता को समझिए कि आम वहां पर क्या है, 2 कार्ड बन गया, एक कार्ड दे दिया गया, एक कार्ड गुम हो गया, दूसरा कार्ड हो जाएगा। एक कार्ड अपने आप जो है गुम हो गया, उसको ब्लॉक करा दीजिए, दूसरा चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमें कहते हैं देखिए अब उन देशों से हम लोग को सीखना चाहिए ना। हम लोग देखिए फास्ट टैग वाला उन्हीं देशों से तो लिया, ये तो अमेरिका जर्मनी में पिछले 20 साल से चल रहा था, अब हम लोग इसको लिए हैं। ये सब सुविधा तो पहले हम लोग को करनी चाहिए ना। और इन लोगों ने कहा कि जो भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में खुली व्यवस्था होनी चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए। मतलब किसी भी समय जिसको परीक्षण करना हो आकर पूछताछ कर ले, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसी व्यवस्था हो कि आम जनता जान सके कि सरकार के पास इतना राजस्व आया, सरकार के पास इतना जो है पैसा आया, सरकार जो है ये कार्य कर रही है, इसमें इतना पैसा खर्च हुआ। अमेरिका में जो है देखा जाए तो आप देखते हैं कि अमेरिका में जो लॉबी चलती है दूसरे देशों में, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या जो है उसमें वालमार्ट कंपनी भारत में लाने के लिए देखा जाए तो उन लोगों ने करोड़ों डॉलर घूस दिया था। अमेरिका के सांसदों ने करोड़ों डॉलर खर्च किया, कंपनी ने खर्च किया। तो बकायदे सीनेट में इस बात को बताया गया कि हम लोगों ने जो है वो देखा जाए तो इतने करोड़ डॉलर फला जगहों पर विधायकों को दिए हैं जिससे हमारा विधेयक भारत में पारित हो जाए। इसे कहते हैं पारदर्शिता। कि यदि घूस भी दिया गया तो उसको बताया जा रहा है कि हमने तभी तो भारत में भूकंप आ गया। सभी सांसदों ने कहा नहीं हमने नहीं लिया, वहां पर सबका लिस्ट जारी कर दिया गया। वो दूसरी बात है कि गोपनीय तरीके से उसको दबा दिया गया, सबका लिस्ट बता दिया गया कि फला सांसदों को हमने फला करोड़ रुपया दिया है, डॉलर दिया है, कि आप जो है संसद में हमारी बात को रखिएगा। तो बताइए, इसको पारदर्शिता कहते हैं ना, कि भाई घूस भी देना है तो उसमें भी पारदर्शिता है, कितना पैसा हम दिए हैं, क्योंकि अपने देश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो इन लोगों ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था देश में होनी चाहिए। नंबर 3, संस्थाओं में खुली व्यवस्था होनी चाहिए। संस्थाओं में खुली व्यवस्था होनी चाहिए।
संस्थाओं में खुली व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पारदर्शिता आ सके। और किसी भी समय उसका परीक्षण किया जा सके, किसी भी समय उसका परीक्षण किया जा सके। इसी का देखिए, इन लोगों ने कहा कि लोकतंत्र में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर समाप्त होना चाहिए। लोकतंत्र में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर समाप्त होना चाहिए कि मतलब लोकतंत्र जनता का शासन है, तो जनता के सहभागिता के बिना लोकतंत्र जो है अधूरा है। भाई नहीं सही ज्यादा, जितना हो सकता है उतना तो सहभागी बनाइए। सूचना का अधिकार था, देखिए उसमें भी कटौती कर दिया गया। आज तक जो है राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक अधिकार पत्र जो है लागू नहीं हो पाया। राजनीतिक दल जो है वो देखा जाए तो आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। ये बताइए, अरे भाई हमें कहते हैं कि आम जनता पैसा कमाती है, इनकम टैक्स देती है। ये लोग जो पैसा कमाते हैं इनकम टैक्स भी नहीं देते, इनका इनकम टैक्स सरकार देती है, मतलब हम लोग देते हैं। पढ़े होंगे आप लोग। ये लोग कितना पैसा चंदा लेते हैं कोई पूछ नहीं सकता है। हम लोग किसी से यदि 20,000 रुपया भी ले लेंगे तो ये लोग पूछताछ करेंगे आप कहां से लाए पैसा। क्यों भाई, अपने नहीं बताएंगे, हम लोगों का पूछेंगे। आप देश से ऊपर थोड़े ना है, संविधान से ऊपर आप थोड़े ना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये लोग कहते हैं कि आप खुद ही सोचिए कि लोकतंत्र में जो है सिद्धांत तो व्यवहार का अंतर समाप्त हो। अगला पॉइंट, यह लोकतंत्र का वास्तविक सिद्धांत है। यह लोकतंत्र का वास्तविक सिद्धांत है जिसमें माना जाता है कि सिद्धांत और व्यवहार का अंतर समाप्त होना चाहिए। जिसमें माना जाता है कि सिद्धांत और व्यवहार का अंतर समाप्त होना चाहिए। जिसमें माना जाता है कि सिद्धांत और व्यवहार का अंतर समाप्त होना चाहिए। जैसे जन सहभागिता को बढ़ावा देना, तभी तो उसका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नाम पड़ा। जन सहभागिता को बढ़ावा देना, देखिए ये लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नागरिक हैं सब लोगों को समाज की मुख्य धारा से हम लोग को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई कि सब लोग जुड़ सके। भाई हमें कहते हैं चाहे कोई ड्राइवर है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई अधिकारी है तो देश का नागरिक ना। तो हम लोग को नागरिक की हैसियत से सोचना चाहिए। अमेरिका में देखिए, जिस होटल में मान लीजिए राष्ट्रपति भोजन कर रहा है उस होटल में ड्राइवर भी बैठ के भोजन करता है, कोई दिक्कत बात थोड़ी ना है। जिस स्कूल में राष्ट्रपति की बेटी पढ़ रही उसी स्कूल में जो है ड्राइवर की बेटी पढ़ रही, कोई समस्या नहीं। ये लोकतंत्र है। तो हम लोगों के यहां काम करने वाले लोगों को ज्यादा महत्व नहीं, लफाजी करने वाले लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये पिछड़े देशों की विशेषता है, जो जितना लफाजी मार दे उतना सही है। इन लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोगों का लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जहां पर सब लोग मुख्य धारा से जुड़े हुए दिखाई दें, कोई व्यक्ति अपने को हीन भावना से न देखे। अगले एक पॉइंट और लिखिए, सभी व्यक्ति आबलिक नागरिकों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना। सभी व्यक्ति आबलिक नागरिकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना। समानता को तर्कसंगत बनाना। समानता को तर्कसंगत बनाना। समानता को तर्कसंगत बनाना। मतलब समानता को तर्कसंगत बनाने का मतलब यह है कि समानता औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। कोई व्यक्ति इतना धनी न हो कि किसी को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि किसी को बेच सके। किसी को रोटी खाने का अधिकार तभी है, किसी को ब्रेड खाने का अधिकार तभी हो जब उसका पड़ोसी रोटी भी खाता हो। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में जो है देखा जाए तो खुशहाली होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग सब लोग हैं यहां पर,
अब दो लोग बैठ के साइड में यहां रो रहे हैं, परमानेंट मान लीजिए। अब आप हमसे कह रहे हैं चलिए पढ़ाइए, तो हम बताइए, बार बार ध्यान यही तो जाएगा कि चुप रहिए। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि ये इसी तरह समाज है कि समाज में सब लोग जो है खुशहाल रहते हैं, तभी तो अच्छा लगता है। घर में देखिए कोई व्यक्ति, सब लोग आईएएस पीसीएस नहीं बनते हैं। ये अपने दिमाग से ये हटाइए कि घर में जितने व्यक्ति हैं सब लोगों को आप आईएएस पीसीएस बनाएंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको ना बनाया जाता है। घर में देखिए कितने लोग होते हैं बेचारे 10th पास होते हैं, कोई बात नहीं, वो भी खेती उती कराते, वो भी अपना गांव में रहते हैं अपना कायदे से। समझदार व्यक्ति देखिए, घर में मान लीजिए 10 लोगों का परिवार है तो 2 ही लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वो 2 व्यक्ति पैसा कमाता है लेकिन सब लोगों को साथ लेकर चलता है। वो ये नहीं सोचता है कोई बात नहीं, वो जो मान लीजिए 10th पास है उसको भी गाड़ी उड़ी खरीद के दे देगा कि तुम भी अपना जाओ शहर में घूमो वूमो, परिवार वाले के जाया करो, थोड़ा सा घूम टहल के आओ। उसको फील नहीं होना चाहिए कि हम जो है गरीब हैं या हम 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, चाहे हमको, देखिए सबको साथ लेकर चलना। तो इन लोगों ने कहा कि सहभागिता का मतलब सबको साथ लेना, सहभागिता का मतलब समानता औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का, अमेरिका में सैलरी में आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको 2.5 गुने से ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। मतलब जो बहुत बड़ा अधिकारी है उसका सैलरी और बहुत जो छोटा कर्मचारी उसके सैलरी में ज्यादा 2.5 गुना अंतर हो, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। हम लोग क्या देखिए भाई, आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, उनका सैलरी जो है 1,50,000, 1.5 लाख तो है ही है, 2 लाख। हमें कहते 1,50,000 सैलरी है, और कोई व्यक्ति मान लीजिए वहीं पर छोटा, मान लीजिए 4th क्लास का एम्प्लॉय है तो उसका सैलरी कितना, 30,000, 35,000, 40,000, यही तो है, इससे ज्यादा थोड़े ना है। ये बताइए, देखिए कितना गुना हो गया, 5 गुना। सोचिए, रहन सहन तमाम जो चीजों में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। तो ये लोकतंत्र नहीं है। इन लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति अपनी क्षमता से कार्य किया, उसको भी कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 रुपया तो मिलना चाहिए, जिससे वह भी जो है गरिमा के साथ जीवन जी सके। तीसरा, विमर्शी लोकतंत्र। डेलिबरेटिव, बड़ा लिख देता हूं, रुकिए। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र अब ये जो विमर्शी लोकतंत्र है ये 21वीं सदी का लोकतंत्र है। 21वीं सदी का लोकतंत्र मतलब आज जो नेताओं का जितना सब आप भाषण सुनते हैं वो 21वीं सदी का लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र। ये लोग कहते हैं मतलब लोकतंत्र का समकालीन मॉडल, जो कंटेम्प्रोरी मॉडल हो सकता है, एकदम लेटेस्ट। ये सोचिए भारत में 2008 में आया है, 2008-10 के बाद इसको लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले लोकतंत्र का मॉडल था ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो है विचारधारा से, हम लोग को विचारधारा में, जैसे मान लीजिए ये विचारधारा है, जैसे हम लोग कहते हैं समाजवाद है, उदारवाद है, तो ये लोग कहते हैं कि विचारधारा से जो है देखा जाए तो विचारधारा की परंपरा से हटकर वास्तविक धरातल पर लोकतंत्र को स्वीकार करना चाहिए। समाजवाद, उदारवाद की पूंजीवाद है, ये हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। विचारधारा से पृथक होकर लोकतंत्र को स्वीकार किया जाए। विचारधारा से पृथक होकर लोकतंत्र को स्वीकार किया जाए मतलब विचारधारा की परंपरा से हटकर आगे जाकर वास्तविक धरातल पर लोकतंत्र को स्वीकार करना। तीन लोगों ने कहा, एक विचारक है डेविड हेल्ड, इसी ने इसका विकास किया था, आप लोगों को ये सब नहीं आएगा। डेविड हेल्ड, इसने एक किताब लिखा था द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी।
द मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी में इसने सब लिखा। तो इसने कहा कि विचारधारा से पृथक होकर लोकतंत्र को स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब कि जैसे हम लोग क्या, ऐसे आप लोग पढ़ते हैं कि एक तो पूंजीवादी दल होता है, पूंजीवादी दल एक होता है, थोड़ा सा दल भी पढ़ा दूंगा किसी दिन। पूंजीवादी दल, अरे पढ़ाना तो सब है ही है, क्या बताएं, ये उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो गया ना थोड़ा सा। पूंजीवादी दल का मतलब ये होता है राइटिस्ट पार्टी। जैसे बीजेपी है तो राइटिस्ट पार्टी है, शुद्ध रूप से पूंजीवादी दल है। बीजेपी के शासनकाल में नौकरी सरकारी नहीं आएगा, भूल जाइए, बस केवल काम चलाने के लिए फार्म निकलेगा। ये उसकी पार्टी का एजेंडा है। ये प्योर पॉलिटिकल साइंस अब आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए आपको अब ये लगेगा कि और ये एक एजेंडा है। एजेंडा का मतलब वो यही काम करेंगे, कोई भी आए बीजेपी में। तो ये पूंजीवादी दल है, राइटिस्ट पार्टी है, तो बीजेपी है शुद्ध रूप से पूंजीवादी दल। एकदम उग्र राष्ट्रवादी पार्टी कह सकते हैं या राष्ट्रवादी पार्टी कह सकते हैं। इसे देखिए, हमेशा सुरक्षा कुछ ना कुछ 10-20 दिन पर मुद्दा आ ही जाएगा। और दूसरी तरफ जो है साम्यवादी दल है। साम्यवादी दल का मतलब होता है कि जो देखा जाए, जिसको हम लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी कहते हैं। और ये जो है सीपीआई, ये एकदम जो है देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब यहां पर ये है कि ये लोग जो है एक प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं। राष्ट्रीयकरण, ये लोग समाजीकरण पर बल देते हैं। कन्हैया कुमार का भाषण पढ़िए, सुनिए, देखिए क्या, जैसे कन्हैया कुमार का भाषण पढ़िए, आप कभी सुनिए, आप देखिए क्या जोशीला भाषण, क्योंकि अरे बेहतरीन, और क्या, आप, मैं भड़का नहीं रहा हूं। अरे जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है, वो पॉलिटिकल साइंस से एमए एमफिल जो किया हुआ है, जो पीएचडी किया, अब तो पीएचडी पूरा हो गया कन्हैया कुमार जी का है? देख रहे हैं आप, हमेशा पढ़ाई लिखाई को नौकरी से क्यों तोलते हैं? मान लीजिए हमको भी नौकरी नहीं मिला तो क्या करें? नहीं, अरे छोड़ दिया नौकरी, लेकिन मान लीजिए हमें कहते हैं पढ़ाई लिखाई को नौकरी से आप लोग क्यों जोड़ते हैं? तो ये देखिए, नौकरी से मत जोड़ा करिए। हम ऐसा नहीं कि कन्हैया कुमार जी के कोई आलोचक हैं, हम तो भाई कुछ मामलों में समर्थक हैं। और दूसरी कहिए कि हम लोग एक ही विचारधारा के इसलिए समर्थन कर देते हैं, दूसरी बात। लेकिन कहने का मतलब कि कुछ बातें अच्छी हैं भाई, कभी सुनिए, कुछ बातें अच्छी लगती हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि ये मान लीजिए, ये उग्र राष्ट्रवादी, ये भी ठीक नहीं है। साम्यवादी विचारधारा, ये भी ठीक नहीं है। अब जैसा समझिए, अब ये दोनों को मिलाकर कांग्रेस है। कांग्रेस को सेंट्रलिस्ट पार्टी कहा जाता है। तो कांग्रेस जो सेंट्रलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस सेंट्रलिस्ट पार्टी का मतलब कि वो ज्यादा जो है देखा जाए तो रेडिकल नहीं चलता है। और ये जो है ज्यादा जो है देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण और तमाम चीजों पर बल नहीं देता, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब यहां पर जैसा यहीं पर समझाता हूं, ये विचारधारा से पृथक होकर ये लोग लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं और कहते हैं विमर्श को आधार बनाते हैं। ये बताइए, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पूंजीवादी दल हैं तो हमको यही काम करना है, हम साम्यवादी दल हैं तो हमको यही काम करना है। हम लोगों को जनता की आवश्यकता को समझना चाहिए, पक्ष विपक्ष में विचार विमर्श करना चाहिए। निर्णय तक पहुंचने के लिए जो है हम लोग देखा जाए तो समाज के सभी समुदाय के जो लोग हैं, जो बहुसंस्कृतिवाद है, जो कम्युनिटेरियन का मतलब होता है समुदायवादी विचारक। समुदायवादी विचारक का मतलब कि किसी भी समाज में, ये लोग कहते हैं चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे भारत हो, हर समाज में विविधतावादी संस्कृति है। उस विविधतावादी संस्कृति में किसी विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र को लागू न किया जाए, लोगों से विचार विमर्श किया जाए, लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए,
किसी विषय पर विचार विमर्श करके लोकतंत्र का आधार तैयार किया जाए, जो जरूरत हो उसके हिसाब से सिद्धांत बनाया जाए। तो इन लोगों ने कहा कि लोकतंत्र का कोई घिसा पिटा सिद्धांत नहीं होता है। लोकतंत्र जो है ऐसा होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में होना चाहिए। लोकतंत्र स्वयं संचालित अवधारणा के रूप में है। स्वयं संचालित का मतलब ये बताइए, आज जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस हो गया, हमें कहते हैं ये बताइए, कोई गरीब व्यक्ति है, उसको कोरोना हो गया, अब उसको मुफ्त इलाज होना चाहिए। वो जो बेचारा घर पे मान लीजिए उसका गार्जियन जो पैसा कमा रहा था, उसको जो है वो देखा जाए तो कम से कम इतना पैसा उसके घर पर दे दिया जाए कि उन लोगों को कष्ट ना हो। मान लीजिए दिल्ली में दंगा हो गया, लोगों के मकान फूंक दिए गए, दुकान उड़ा दिए गए, जरा सोचिए उस बेचारे व्यक्ति को जो है जितने का वास्तव में उसका दुकान था, मकान था, लोगों को बना दिया जाए। इस तरह से लोकतंत्र चलना चाहिए। ये नहीं कि कोई बदले की भावना होनी चाहिए। इन लोगों ने कहा, लिखिए तो थोड़ा सा यहां पर लिखिए, 2 लाइन पहले लिखिए तो 1 2 3 4 लिखवा देते हैं। इस प्रकार यह विमर्श को आधार बनाता है। इस प्रकार यह विमर्श को आधार बनाता है। विमर्श को आधार बनाता है, जिसमें पक्ष विपक्ष पर विचार करके, जिसमें पक्ष विपक्ष पर विचार करके सही निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। पक्ष विपक्ष पर विचार करके सही निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सही निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अब नीचे इसका विशेषता लिखिए। मतलब विमर्श को ये लोग आधार बनाते हैं। विमर्श का मतलब यहां पर जिसमें बताया कि एकदम लेटेस्ट जो चल रहा है वही लोकतंत्र है। एक स्वतंत्र जो है सार्वजनिक वातावरण होना चाहिए, जहां पर व्यक्ति जो है मुक्त होकर विचार विमर्श कर सके, पक्षपात रहित जो है विमर्श हो सके। हमें कहते हैं, ये बताइए, हर जगह आलोचना होती है ना भाई। आप लोगों में सिर्फ तो मान लीजिए कुछ लोग हमारे आलोचक होंगे, तो ये बताइए आप आलोचना करते हैं, अरे सर आप लेट आते, मैं 6:15 बजे बोलता हूँ, 6:30 बजे आता हूँ। कितने लोग मान लीजिए आलोचना करते, मैं कभी बुरा माना आपका? हम तो बल्कि बोलते हैं नहीं आपने अच्छा या याद दिलाया, कल से एकदम समय से आऊंगा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, लेकिन कभी इस बात को लेकर मैं आपको कभी डांटा? ये बताइए भाई, लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, सबकी आलोचना होनी चाहिए। आपको भी मान लीजिए पिताजी मान लीजिए आपको कुछ बोलते होंगे, ठीक है आप 2 साल तैयारी कर रहे हैं, 3 साल तैयारी कर रहे हैं, पीटी नहीं हो रहा है, कौन सी पढ़ाई आपकी चल रही है, एक बात कर रहे हैं। तो अब आप मान लीजिए सपोर्ट करिए, गुस्से में कितने बच्चे लोग हैं, गुस्से में सामान वामान फेंको कि अब हम जा रहे हैं घर से, अब हो गया बस, अब मैं जा रहा हूं। कितने लोग गए बेचारे पंखे उंखे से लटक लिए। अभी बताइए, हाँ ऐसे गुस्सा हो गए, पिताजी डांट दिए। अरे पिताजी ने इसलिए किस लिए डांटा था? आपको अच्छा बनाने के लिए ना। पिताजी चाहते तो बोल देते बेटा जो कर रहे हो तुम ठीक कर रहे हो, पढ़ते रहते हो, क्या डांटने की जरूरत थी? अब जब घर से भाग गए, क्यों भाग गए भाई? वो तो आपके अच्छाई के लिए डांटे थे ना आपको। हम मान लीजिए आपको बोलते कितना नंबर है, 10 सही 20 गलत, मान लीजिए अभी इनका नंबर देखा तो पूछा, बताइए आधा आधा बराबर कर दिया। अब ये गुस्सा से मान लीजिए क्लास छोड़ के दरवाजा पटकते हुए भाग जाते, जानते हैं नंबर पूछते हैं 15 सही 15 गलत। मान लीजिए हमें अरे भाई आप ही के सुधार के लिए तो नंबर पूछा था। तो मान लीजिए ये लोग कहते हैं ऐसा एक स्वतंत्र, नंबर 1 लिखिए, 2 4 लिखवाऊं, स्वतंत्र सार्वजनिक वातावरण उपलब्ध कराना। स्वतंत्र सार्वजनिक वातावरण उपलब्ध कराना। स्वतंत्र सार्वजनिक वातावरण उपलब्ध कराना, जहां व्यक्ति मुक्त होकर विचार विमर्श कर सके। स्वतंत्र सार्वजनिक वातावरण उपलब्ध कराना, जहां व्यक्ति मुक्त होकर विचार विमर्श कर सके। जहां व्यक्ति मुक्त होकर विचार विमर्श कर सके।
जहां व्यक्ति मुक्त होकर विचार विमर्श कर सके। और नंबर 2, देखिए पहले समझाता हूं कि लोकतंत्र जैसे बताया कि स्वयं संचालित अवधारणा है। स्वयं संचालित अवधारणा का मतलब कि कोई रटा रटाया व्यवस्था नहीं होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार बदलाव होना चाहिए। अब मान लीजिए एकदम लकीर के फकीर हो जाते कि नहीं, हम लोग ऐसे ही चलेंगे, इसी रास्ते से ही मैं जाऊंगा। अरे भाई, कुछ समस्या आ गया तो थोड़ा रास्ता बदल भी जाए, एकदम लकीर मत बनिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, लचीलापन व्यवहार रखना चाहिए। इसको बोलते हैं स्वयं संचालित अवधारणा। जैसे अभी मैं बताया कि मान लीजिए देश में जो है दंगा हुआ, फसाद हुआ, मान तमाम लोग, कभी आप जाइए भजनपुरा, मैं तो मान लीजिए कभी कभी गाजियाबाद मेरठ जाता हूं तो उधर देखता हूं क्या स्थिति है, लोग कितने परेशान हैं। ये बताइए, अब उनका किसी को याद है? किसी को याद है? मीडिया भी अपना खबर वबर दिखा दिया, सरकार भी खबर हो गया, बस। ये बताइए, ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये लोकतंत्र में हम लोग को जो है औचित्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2, लोकतंत्र स्वयं संचालित अवधारणा के रूप में होना चाहिए। लोकतंत्र स्वयं संचालित अवधारणा के रूप में होना चाहिए, जो अपने आप से निर्देशित हो सके, जो अपने आप से निर्देशित हो सके के रूप में होना चाहिए, जो अपने आप से निर्देशित होना चाहिए, जिससे बदलती परिस्थिति के अनुरूप व्यवस्था चल सके, जिससे बदलती परिस्थिति के अनुरूप व्यवस्था चल सके, जिससे बदलती परिस्थिति के अनुरूप व्यवस्था चल सके। इसका देखिए इन लोगों ने कहा, इसको प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसा प्रिंसिपल जो अपने हिसाब से बदले। हमें कहते हैं, मान लीजिए व्यक्ति को देखिए बहुत रिजिड स्वाभिमानी वाला, स्वाभिमान रखिए लेकिन बहुत ज्यादा जो है उस तरह से मत रखिए। कभी मान लीजिए सब करिए ऐसे। मैं एक बार क्या हुआ, मान लीजिए अपने बच्चे को ही मान लीजिए डांट दिया, काफी डांटा उसको, तो उसमें गलती क्या हुआ कि मैं रिजल्ट निकाला, निकल गया दूसरे का, निकल गया क्या दूसरे का नंबर वो चढ़ा दिया था स्कूल वाला। और मान लीजिए 100 में जो है 40 नंबर मैथ में ऐसे से पाया था। हम मार्कशीट देखे होंगे, क्या बेटा यही पढ़ रहे हो? तो मान लीजिए ऐसे में बोल दिया। अब वो कुछ देर तक रोया खूब कि नहीं पापा हम अच्छा से मैथ करके आए थे। अब बेटा अब ये झूठ बोलेगा मार्कशीट। तो मान लीजिए ऐसे में बोल दिया, वो खाना नहीं खाया, सो गया। फिर दूसरे दिन स्कूल गया तो स्कूल से मार्कशीट लेके आया तो दूसरा। तो मान लीजिए हमको भी कष्ट हुआ कि रात में इतना डांट दिया उसको, फिर खाना भी नहीं खाया, तो उसको दूसरे दिन हम ही बोले कि सारी बेटा कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गया। तो बताइए, हम पिता हैं, यदि हम उससे क्षमा बोल दिए तो हम छोटे थोड़े ना हो गए? तो मान लीजिए, तो ये जो लोकतंत्र है, ये जो लोकतंत्र है वो एक प्रकार से देखा जाए तो अपने आप, ये नहीं कि आप मान लीजिए हम कहते हैं कभी हमसे गलती हो जाए तो हम भी तो आपसे क्षमा मांग सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि नहीं हम बोले सोचे कि नहीं हम टीचर हैं, हम कैसे क्षमा मांग सकते हैं? हमसे गलती हो कैसे सकता है? हम तो सर्वगुण संपन्न हैं। इस तरह की मनोभावना न रखना। मान लीजिए हम कहते हैं मोदी साहब से कोई गलती हो जाए, चाहे किसी सरकार से कोई गलती हो जाए, तो वो ईमानदारी से क्षमा मांग ली जनता से कि नहीं भाई हमसे गलती हुआ है, अब आगे भविष्य में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह का लोकतंत्र है। ये लोग कहते हैं कि समाज में ज्ञान का प्रयोग, समाज में ज्ञान का जो प्रयोग है उत्पादन और विकास के लिए ही सिर्फ नहीं होना चाहिए। ज्ञान का प्रयोग जो है उत्पादन और विकास के लिए नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे नहीं होता है, हम लोग ज्ञान का कैसे तौलते हैं, किसी व्यक्ति के ज्ञानी होने का तौलते हैं कितना पैसा कमाए। देखिए गांव में पूछते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं भाई मैं मास्टरी करता हूं, तो लोग पूछते हैं कितना पैसा कमाए, हम कहते ज्यादा तो कमाया नहीं। अरे तब कैसे मास्टर है? तो हम लोग हर चीज को क्या करते हैं, पैसे से तौलते हैं कि कितना पैसा कमाए, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, कितना मिलता है, ऊपर से कितना मिलता है। तो मान लीजिए हम लोग जो इधर उधर जो करते हैं, ये लोग कहते हैं कि ज्ञान का प्रयोग सिर्फ उत्पादन और पैसे और विकास से नहीं होना चाहिए।
समाज में ज्ञान का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए किया जाए, लोकतंत्र का फैलाव करने के लिए किया जाए, इमेंसिपेशन के लिए किया जाए, उद्धार के लिए किया जाए। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप कम से कम कुछ लोगों का इलाज कर दीजिए, ये अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है। ये नहीं कि हम जानते बहुत बड़े डॉक्टर, जैसे कोई डॉक्टर है हम लोग कहते जानते बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन जानते हैं किसी मरीज का इलाज नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं भाई डॉक्टर इंजीनियर का मतलब आप मान लीजिए बीटेक किया, रे कुछ अनुसंधान खोज कुछ ऐसा कर दिए होते, समाज याद करता उसको। कुछ मान लीजिए डॉक्टर थे, कुछ लोगों का इलाज कर दिए होते, मास्टर थे, कुछ लोगों को पढ़ाई दिए होते ढंग से, कम से कम जीवन भर याद किए होते। तो इन लोगों का यह है कि ज्ञान का प्रयोग सिर्फ जो है ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान का प्रयोग उद्धार के लिए होना चाहिए। नंबर 3 4, ज्ञान का प्रयोग सिर्फ उत्पादन और विकास के लिए नहीं, सिर्फ उत्पादन आब्लिक विकास आब्लिक आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं, उत्पादन आब्लिक विकास आब्लिक आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए होना चाहिए। इसी को देखिए, ये लोग न्यू फंक्शनलिज्म पर विश्वास करते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म का मतलब होता है, नव प्रकारवाद का मतलब होता है कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाइए जिसमें जो है एक एडाप्टेशन हो, एडाप्टेशन का मतलब अनुकूलन हो, जिसमें एकीकरण की प्रक्रिया हो, जिसमें एक जो है समाज का लक्ष्य हो, जिसमें जो है देखा जाए तो यथा स्थिति में उचित परिवर्तन हो सके, ऐसा जो है वो देखा जाए तो होना चाहिए। और इस तरह से सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। आज जैसे वैश्वीकरण में बताइए, कुछ भी रोग होता है पूरा विश्व मिलकर इलाज कर रहा है। देखिए एक कितना अच्छा बात है कि कुछ भी होता है तो पूरा विश्व मिलकर इलाज करता है। कारण क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कर रखा है कि कोई रोग एक देश में नहीं सब देश में फैलेगा ही, क्योंकि हम लोग वैश्वीकरण में जो खूब सूचना का आदान प्रदान किए या खूब आना जाना सरल कर दिए, उदारीकरण कर दिए कि एक देश का व्यक्ति दूसरे जगह जाता है, दूसरे का दूसरे जगह जाता है, खूब अपना कंपनी लगा रहा है, निवेश कर आना जाना, तो रोग का भी आना जाना है। कितना भी रोके, कोरोना आ ही तो गया, कितना रोक दिए। मान लीजिए हमें कहते एक देश का मैं पढ़ रहा था कि वो सब जो है वो बाउंड्री पूरा सील कर दिया। अब बाद में पता उत्तरी कोरिया का है, उस सब बाउंड्री सील कर दिया, एकदम आना जाना कुछ भी एकदम, किसी देश से सामान मंगाना बंद कर दिया। सबसे ज्यादा मरीज देख रहे हैं कि उधर ही टहल रहे हैं सब। तो हमें कहते हैं कि देखते रहे, वो आजकल गोली मार रहा है ना कि जिसको करना उड़ाओ खत्म करो, कौन इनको ले आके जो है वो देखा जाए तो इनका इलाज कराने जाए, उड़ाओ इनको खत्म करो। लिखिए एक पॉइंट और, विमर्शी लोकतंत्र नव प्रकारवाद को स्वीकार करता है। नव प्रकारवाद, न्यू फंक्शनलिज्म नव प्रकारवाद को स्वीकार करता है। स्वीकार करता है अर्थात ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें अनुकूलन तथा एकीकरण हो, जिसमें अनुकूलन तथा एकीकरण हो, देखिए ये जो लोकतंत्र है कॉस्मोपॉलिटिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाता है। कॉस्मोपॉलिटिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप राष्ट्र राज्य की अवधारणा से आगे जाकर, अपने देश की अवधारणा से आगे जाकर विश्व समाज का अंग बना जाए। आजकल पेपर में पढ़ते होंगे विश्व नागरिकता, ये इसी लोकतंत्र की देन है।
कि हम लोग अपने देश के नागरिक हैं और विश्व के भी नागरिक हैं, तो हम लोगों को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें कहते हैं जैसे रोहिंग्या जो मामला आया था, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी लोकतंत्र का हवाला दिया था कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात किया था कि आज हम लोग विश्व के नागरिक हैं। आज रोहिंग्या लोगों पर समस्या आ गया, रोहिंग्या लोग भागकर हमारे यहाँ आ गए, तो ठीक है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो लोग हो सकता है कि आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, उससे मतलब नहीं है, वो मनुष्य जाति में आते हैं ना, उनके साथ हम लोग को जो है मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए। जब उनकी परिस्थिति, मान लीजिए आप देखे होंगे कोई रोहिंग्या व्यक्ति जो है कोई पेड़ पर लटका था, देखे होंगे, कोई बेचारे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पड़ा था, कोई नाव पर ही देखा जाए तो 2 महीने से पड़ा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लोग बेचारे हमारे देश में आ गए तो कम से कम कैंप बना दीजिए, उनको भोजन वोजन दे दीजिए। इतना भारत गरीब नहीं है कि 1-2 लाख लोगों को हम लोग खिला नहीं सकते हैं। स्थिति ठीक होगी, उनको वापस भेज दिया जाएगा। चले तो गए बेचारे लोग, चले गए ना, तो रोहिंग्या लोग अब कहां भारत में ज्यादा है, 10-5 हजार होंगे, 20 हजार होंगे, बाकी लोग तो हम लोग वापस ही कर दिए। तो कहने का मतलब कि हम लोग जैसे, भाई देखिए एनआरसी वाले मैटर पर, सीए वाले मैटर पर यही तो विवाद हुआ कि एक तो हम लोग जो है लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्म के आधार पर आप भेदभाव किए, यही तो चर्चा का विषय है। या तो मत कहिए, जैसे चाइना नहीं कहता है, जो मर्जी सो करता रहता है, जिनजियांग प्रांत में टर्की मुल्क के मुस्लिम लोगों की हत्या कराता रहता है। अभी देखिए वहां जितने लोग जो है कोरोना से पीड़ित थे और जो संपन्न लोग थे, तो वहां पर देखा जाए तो मुस्लिम लोगों की हत्या करके उनका जो है आर्गन्स ला के लगा रहा है। अभी इधर की देख रहा हूं, 1 हफ्ते के बाद, एक दिन में सोचिए 10-10 हजार लोगों को जो है मरवा कर उन लोगों का जो है, वो देखा जाए तो जो भी उनका, भाई ये तो किडनी उडनी खराब कर दे रहा है ना कोरोना, तो अब किडनी है तो किडनी का ट्रांसप्लांट करा देना। तो हमें कहते हैं यदि हम लोग लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र का व्यवहार होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से कहता है, ये लोकतंत्र ये मानता है कि हम लोग को वैश्विक नागरिकता के बारे में सोचना चाहिए, सार्वभौमिक लोकतांत्रिक विधि को अपनाना चाहिए। उसको जो है सार्वदेशिक प्रारूप कहा जाता है। सार्वदेशिक प्रारूप का मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटिकल मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम लोग को एक व्यापक चरित्र रखना चाहिए, उस व्यापक चरित्र के तहत रहते हुए सोच विचार करना चाहिए। केवल संकीर्ण दृष्टिकोण अपने देश के बारे में मत सोचिए। ये बताइए, हम कहते हैं अमेरिका ने जो है शोध कार्यक्रम शुरू किया, जुलाई तक दवा आ जाएगा, तो कम से कम देखिए, हमें कहते हैं वो चाहता तो शोध करके अपने पास ही रख लेता, लेकिन उसने बताया ना कि भाई हम शोध शुरू कर दिए हैं, 2-3 महीने में दवा बन जाएगा। हमें कहते हैं भारत में ही देखिए, जयपुर अस्पताल में जो है वहां पर देखा जाए तो मरीजों का इलाज किया गया, और कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट जो है WHO को भेजा गया है कि WHO उसको एक बार देख ले, उसके बाद उसको विश्व में लागू कर दिया जाए। तो हम लोग को ऐसा अप्रोच अपनाना चाहिए। एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, सार्वभौमिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। सार्वभौमिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। सार्वभौमिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। और विश्व नागरिकता की अवधारणा को स्वीकार किया जाए। विश्व नागरिकता की अवधारणा को स्वीकार किया जाए। विश्व नागरिकता की अवधारणा को स्वीकार किया जाए।